हाँ भाई चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो थी जिनका वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करता था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन किस पे डिपेंड करता था, पाथ के ऊपर वर्क डन करता डिपेंड करता था। और हमने देखा था क्लोज लूप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया था, जीरो, ऑलवेज जीरो। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा नॉन जीरो। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ये जो वर्क डन है ये जनरली क्या होता है, हीट जनरेटेड इन द सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव जब भी वर्क करेंगी मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिस्टम में कुछ ना कुछ हीट जनरेट करेंगी। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हमने देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। और नॉन कंजर्वेटिव में जितनी भी डिसिपेटिव फोर्सेस थी, फ्रिक्शन हो गया, एयर फ्रिक्शन हो गया, एयर ड्रैग वगैरह जो भी होता है, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं। फिर हमने वर्क डन देखा था, कौन से वाले केस में वर्क डन देखा था कि जब अपना फोर्स जो होती थी, फोर्स होती थी कुछ इस तरह से, F इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स आई कैप, सम फंक्शन ऑफ वाई जे कैप, प्लस सम फंक्शन ऑफ जेड के कैप। तो ऐसी फोर्सेस का जो वर्क डन आ रहा था ये कैसा निकल के आ रहा था, इसमें पाथ की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, बस इनिशियल पॉइंट बता दो, फाइनल पॉइंट बता दो। मतलब ये वाली इस टाइप की फोर्स कैसी फोर्स होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। और अगर कोई कांस्टेंट फोर्स हो, मान लो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, बोला हुआ है 10 न्यूटन की फोर्स लगे जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट फोर्स है, इसमें भी तुम्हें पाथ की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है वर्क डन निकालने के लिए। मतलब ये भी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की दो फॉर्म तो हमें पता चल गई, एक तो ये फॉर्म होती है कि ये फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है पीडीएफ। पीडीएफ ही आज हम देखेंगे, पीडीएफ इज पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म। पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म जैसे देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि वर्क डन बताना है फ्रॉम 1,1 टू 2,3, ठीक है। तो वर्क डन अगर मैं लिखूं तो वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो यहाँ पे जो फोर्स वेक्टर है वो है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और डॉट करेंगे तो डी आर क्या होगा यहाँ पर, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, जेड में कुछ है ही नहीं तो डी जेड के नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये आ रहा है। अब देखने में तो लग रहा है कि पाथ की जरूरत पड़ेगी, कि पाथ बताओ तभी हम कर पाएंगे। देखने में लग रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बट ये कंजर्वेटिव है। वो कैसे है वो अभी देखेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं, ऐसे सुनो, डी ऑफ एक्स लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो हम क्या लिख देते हैं, इसको सिंपली डी एक्स लिख देते हैं। डी ऑफ वाई अपने पास अगर लिखा होता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, डी ऑफ वाई। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये चीज़ तुम लोगों के लिए अलग है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको कैसे करेंगे, ये दोनों फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है और दोनों ही वेरिएबल हैं, तो कौन सा वाला रूल लगाना चाहिए, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि पहले क्या करो, x को एज इट इज रखो, y को डिफरेंशिएट करो। तो x को एज इट इज रखा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये d ऑफ y है ना। एक बार बोलता है y को एज इट इज रखो, x को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो ये तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है x dy प्लस y dx, बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। अब सुनो, जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी होती है इंटीग्रेशन ऑफ dx, हम सीधा सीधा इसको क्या बोल देते हैं, x, इंटीग्रेशन ऑफ dy तो हम इसको क्या बोल देते हैं, y। और अगर ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन d ऑफ एक्स वाई, तो इसको क्या लिखेंगे, x इंटू वाई लिखेंगे। अरे जो भी d के साथ है वो एज इट इज आ जा रहा है कि नहीं। तो d के साथ एक्स वाई है तो एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मिला वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, ये लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1,1 से 2,3। तो डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स वाई। तो ये अपने पास होगा एक्स वाई, लोअर लिमिट होगी 1,1 और अपर लिमिट होगी 2,3। तो अपर लिमिट रख दो, x की जगह 2, y की जगह 3, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6। लोअर लिमिट रख दो, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो माइनस का 1, वर्क डन कितना आ गया, 5 जूल आ गया। क्या इसमें पाथ की जरूरत पड़ी, हमें बताना पड़ा कि x और y में क्या रिलेशन है, नहीं बताना पड़ा। तो कैसी फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखो एक तो ये तरीका है, बट अब कुछ लोगों का डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे सोचा जाए, मतलब
यहां से यहां कैसा पहुंचा जाए, यहां से यहां तो पहुंच सकते हैं, बट इस फॉर्म से इधर कैसे पहुंचे, ठीक है। उसी का शॉर्टकट अपने पास क्या है, उसका शॉर्टकट है ये कि भाई अपने पास जो इंटीग्रेशन बना था, ये इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन बना था y dx प्लस इंटीग्रेशन x dy, ऐसा बन रहा था तुम लोगों के पास, y dx प्लस x dy। अब इसको क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, जैसे ये हो गया y dx और इधर हो गया x dy, अलग अलग इंटीग्रेट करना है। लेकिन सुनो इंटीग्रेट कैसे करना है, जैसे यहाँ पर y है ना, y dx का इंटीग्रेशन है तो पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन पता था कैसे करते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे ऐसा होता था डेल y डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये बताया अभी नहीं बताया, पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी नहीं बताया ना। सुनो पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर dx लिखा हुआ है, इट मीन्स वेरिएबल कौन होगा, x होगा। यहाँ पर dy लिखा हुआ है तो वेरिएबल कौन होगा, बाकी जो भी है फिर उसको कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है y dx, तो वेरिएबल कौन है x, तो y को कांस्टेंट मान लो, तो y को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, इधर बचेगा dx। यहाँ पर है x dy, वेरिएबल कौन है y, तो x को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन में, छोड़ दो कि सिर्फ किसको, dy को। ये कितना आ जाएगा y इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा x इंटू वाई। अब सुनो अब क्या करना है, जब तुमने ये कर लिया, अब तुमने देखा कि भाई दोनों सेम टर्म बन गए, सेम टर्म बन गए, तो तुम क्या करोगे इस केस में, ये दो दो बार लिखा हुआ है, इसकी जगह इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन एक्चुअल में आएगा वो कितना आ जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा। बात समझ में आ गई। पीडीएफ कब होगी, जब ये दोनों सेम आए, अगर दोनों अलग अलग आ जाते ना तो ये पीडीएफ होती ही नहीं, फिर मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बन जाती, पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म नहीं होती। अगर दो दो बार आ रहा है तो लिखना कितने बार है, तुम्हें एक बार ही लिखना है, ये तरीका है बस एक करने का। और फिर फाइनली तुम इसमें वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज होगी अपनी 1,1 से 2,3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5 जूल। अरे समझ में आया ये या नहीं आया, किसी को कोई डाउट इसमें, अबे यस और नो कुछ बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो, समझ में आया, नोट करो फिर। कर लिया नोट सबने, करो इसको। क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, तो 3y² को बाहर फेंक दो, इधर बचेगा x² dx। इन द सेम वे इधर वेरिएबल कौन है y, तो 2x³ बाहर, y dy। x² dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ अपॉन 3, ऐसी y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² अपॉन 2, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, दोनों सेम टर्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इट मीन्स ये क्या है पीडीएफ, दो दो बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे, x³ y² लिमिट 1,1 से 2,3,
तो 2 रखेंगे एक्स की जगह, ये आ जाएगा 8 इंटू 9 और माइनस का 1 इंटू 1, 72 माइनस 1 71 जूल, यही आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इधर z भी है वेरिएबल, तो x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो y और z को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को बाहर। यही आ रहा है सबका, क्या हुआ, कहाँ पे, अच्छा एक्स स्क्वायर है, हाँ यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, वाई क्यूब जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3x² z² वाई क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 2x² वाई क्यूब z² बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब तीनों ही टर्म हमको क्या दे रहे हैं, x² वाई क्यूब z², x² वाई क्यूब z², x² वाई क्यूब z², मतलब हम एक ही बार लिखेंगे किसको, x² वाई क्यूब z² को, और लिमिट रहेगी अपनी 1 1 1 से 2 2 2, कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे, 126 128 माइनस 1, यही बन रहा है, तो 127 जूल हो जाएगा, हो गया ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ वेक्टर तुम्हें इस बार दे रखा है 2xy आई कैप प्लस x² प्लस z जे कैप प्लस प्लस में y के कैप, ये दे रखा है ना। इनिशियल पॉइंट है 0 0 0 और फाइनल पॉइंट है 1 2 4, वर्क डन निकालना है। बिल्कुल है कंजर्वेटिव,
ये बन रहा है तुम लोगों का। इस वाले टर्म को भी एक बार लेंगे और इसको भी एक बार लेंगे, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड। लिमिट हो जाएगी 0 0 0 से 1 2 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 2 2 प्लस 8 माइनस 0, 10 जूल आ रहा है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव। ये देखो ये 3 फॉर्म होती है, नोट कर लो इनको। बाकी इनके सिवाय अगर कोई और फॉर्म आ जाए मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव की बस यही 3 फॉर्म रहती है, कांस्टेंट फोर्स, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स आई, फंक्शन ऑफ वाई जे, फंक्शन ऑफ जेड के, या फिर पीडीएफ। नेक्स्ट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मान लो अपने को एक स्प्रिंग दे रखी है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अरे सुनो इधर, अब ध्यान से समझो, डेरिवेशन समझो इसका, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का। इनिशियली स्प्रिंग इधर थी, ठीक है, या फिर ये नेचुरल लेंथ है जहाँ पर एक्स की वैल्यू हम 0 में मान रहे हैं। तो इनिशियली हमने क्या किया, अपनी जो स्प्रिंग थी वो इधर थी, मतलब ब्लॉक इधर था इनिशियली, और फाइनली फिर उसको आगे तक डिस्प्लेस कर दिया एफ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस है एक्स इनिशियल और ये है एक्स फाइनल। याद रखना एक्स हमेशा तुम्हें कहाँ से मेजर करना होता है स्प्रिंग में, उसके नेचुरल लेंथ से, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ थी, तो इनिशियली एक्स इनिशियल और फिर फाइन इनिशियल। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्प्रिंग फोर्स हमेशा किधर लगेगी, स्प्रिंग फोर्स क्या चाहेगी भाई, अगर इसको इलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग चाहेगी वापस नेचुरल लेंथ में जाऊँ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे इसको आगे लेके जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स किधर लग रही है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा इस केस में, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने निकालना चाहा, तो स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स होती है वैसे, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स होती है। F इज इक्वल्स टू, स्प्रिंग फोर्स भूल गए, स्प्रिंग फोर्स होती थी K इंटू एक्स मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F स्प्रिंग डॉट डी एक्स वैक्टर, है ना। डी एक्स अपना डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा और स्प्रिंग फोर्स किधर लग रही है, पीछे। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन के एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। तो के बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो के एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट हो जाएगी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो हमारे पास आया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वो होगा माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स का ये वर्क डन है। और इसमें भी इफ एक्स इनिशियल इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स स्प्रिंग इज इनिशियली एट नेचुरल लेंथ। अगर स्प्रिंग को खींचा है या कंप्रेस किया है फ्रॉम नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ इनिशियली, तो इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बोल देंगे सिंपली, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें, नोट करो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर।
फाइंड आउट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इनिशियली ब्लॉक इधर था, इसको खींच के यहाँ ले गए, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक्स फाइनल कितना होगा यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। 4/100 मीटर। और एक्स इनिशियल क्या होगा अपने पास? 2 सेंटीमीटर। 2/100 मीटर। तो -12 के की वैल्यू 200 आ जाएगा 16/10⁴ माइनस 4/10⁴। 2 से ये गया 100, 10⁴ का 100, तो ये आ जाएगा -12/100 -0.12 जूल। हो गया? हो गया भाई सबका? नेक्स्ट देखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उस पर जो भी एनर्जी होगी वही उसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रेम के ऊपर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv.v, जब वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म दे रखी हो, है ना, स्पीड की, या फिर ½ mv²। या फिर बोल सकते हैं कि हम जो भी एनर्जी स्पेंड करेंगे किसी भी पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने में, वही एनर्जी किस फॉर्म में मिल जाएगी पार्टिकल को? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन बाय अस इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट जूल होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला जानते ही हो। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करो। नेक्स्ट है अपना रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सुनो इधर, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो के का फॉर्मूला अभी अभी देखा क्या होता है? ½ mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? m×v²/2m। लिख सकते हैं या नहीं? सेम ही है ना अभी फॉर्मूला। m×v क्या होता है? मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। या फिर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में? p इज इक्वल्स टू √2mk। चलो अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास, तुमको खुद से ये ग्राफ बनाना है, केपी ग्राफ। अब के और पी वाला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाला कैसा ग्राफ होगा वो बताना है, के वर्सेस पी और P वर्सेस √k। ये ग्राफ भी बनाना है, करो। K वर्सेस p²।
पहला वाला ग्राफ कैसा आएगा? k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है ना, वाई एक्सिस पे कौन है? k, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, इस टाइप का ग्राफ होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला, तो इधर की तरफ होगा। तो जब ये वाला है तो ये भी तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखें k वर्सेस पी स्क्वायर, ये कैसा होगा? वाई एक्सिस पे कौन है? k, और x एक्सिस पे पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर की जगह x, 1 अपॉन में 2m, तो ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस तरह से होगा। और p वर्सेस रूट के भी क्या होगा तुम्हारे पास? स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका स्लोप तुम्हें क्या देगा? इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा? √2m। तो इनमें से पेपर में मतलब एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में ही, k वर्सेस p ग्राफ या p वर्सेस k में से कोई एक था। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट कैसे है। देखो, दो ऑब्जर्वर थे हमारे पास, कौन कौन? कौन है ये, जानते हो इसको? और ये कौन है? विक्की भी आज विक्की बोल रहा है। क्या भाई विक्की? देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी बतानी है t इज इक्वल टू 5 विद रिस्पेक्ट टू विक्की एंड विद रिस्पेक्ट टू कट्टू। बताओ, कट्टू जिस भी मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर बैठी हुई है, वो ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, और इस पर फोर्स भी लग रही है। जल्दी निकालो जल्दी। विद रिस्पेक्ट टू कट्टू अगर हम देखें, कट्टू को ये 2 मीटर पर सेकंड फील नहीं होगी। कट्टू को क्या लगेगा? ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगी है। कट्टू बोलेगी इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 2 kg का ब्लॉक है, तो एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। तो कट्टू को लगा इसका एक्सीलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कट्टू ने बोला इसकी इनिशियल स्पीड क्या है ब्लॉक की? 0। तो कट्टू के रेस्पेक्ट में अगर t इज इक्वल टू 5 पर इसकी स्पीड देखें, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो v हम बोल सकते हैं u प्लस at होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, u a की वैल्यू भी 5 है और t की वैल्यू भी 5 है, तो v कितना हो गया अपने पास? 25 मीटर पर सेकेंड। तो कट्टू के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास, मास है 2 इंटू 25 का स्क्वायर, तो इसके रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 625 जूल। लेकिन वहीं अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू विक्की, विक्की के रेस्पेक्ट में विक्की क्या बोलेगा कि भाई ये ब्लॉक कभी रेस्ट पे था ही नहीं, इसके रेस्पेक्ट में तो हमेशा ही मूव कर रहा था, और इनिशियली किस स्पीड से मूव कर रहा था? 2 मीटर पर सेकेंड। और विक्की के रेस्पेक्ट में भी एक्सेलरेशन कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विक्की के रेस्पेक्ट में u नॉन जीरो है यहाँ पर। विक्की बोलेगा इसकी इनिशियल स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी फाइनल स्पीड होगी u प्लस ए टी, जो कि हो जाएगा 2 प्लस एक्सेलरेशन 5 इंटू टाइम भी 5, तो कितना आ जाएगा ये? 27 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सल्लू हाफ ऑफ m, सल्लू उसके रेस्पेक्ट में मास तो 2 है और वेलोसिटी 27 का स्क्वायर, 729 जूल। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और नो होमवर्क, होमवर्क फ्री क्लास। अभी तक सिर्फ ब्रेक फ्री क्लास हो रही थी, अब होमवर्क फ्री क्लास भी है आज।